गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन मैं आपका स्वागत करती हूँ पार्ट 3 सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1 के। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सेकंड पार्ट में हमने सोर्सेज पे डिस्कस किया था कि जन्म संबंधी स्रोत कौन से होते हैं और विकासवादी स्रोत कौन से होते हैं। अब जो थर्ड है आपका उसके और उसी सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सेमिनल सोर्सेज यानी जन्म संबंधी स्रोत होते हैं। सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट बताए थे। फिर मैंने बताया कि किस तरह से फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जन्म संबंधी स्रोतों में। और सबसे पहले जो ब्रिटेन का संविधान है उसका भारतीय संवैधानिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था संविधान को बनाने वालों ने ब्रिटिश संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली। आज के जो इस वीडियो में है हम आगे चलते हैं और इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है और भी देशों के जो संविधान है विदेशी संविधान है उनसे इन्फ्लुएंस या उनका प्रभाव भारतीय संविधान पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो हम सेकंड पर बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि अमेरिका के संविधान की यूएसए की भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव रहे हैं। सबसे पहले है प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है मैंने पिछले वीडियो फर्स्ट पार्ट के वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रस्तावना का मतलब होता है कि किसी भी बुक के शुरू होने से पहले चैप्टर 1 से पहले ही उसके बारे में कुछ शब्दों में कुछ लाइंस में ये डिस्कस किया जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्यों बनाई गई है बुक, ये चैप्टर्स इसके अंदर कौन कौन से आने वाले हैं, तो वो एक प्रेम्बल होती है। तो इसी तरह से जो भारतीय संविधान है भारतीय संविधान की भी एक प्रस्तावना बनी है। कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने वाले जो से पहले जो पहला पेज है वो प्रेम्बल है। आपने कई बार सुना भी होगा कि हम भारत के लोग इस देश को लोकतांत्रिक गणराज्य संप्रभुता संपूर्ण और इस तरह से बहुत सारी जो है 5-6 लाइंस हैं। ये जो लाइंस हैं हमने यूएसए के संविधान से ली है। यूएसए के संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो इसी शब्द से शुरू होती है कि जो हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस राज्य का विधि का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से भारत के लिए कहा गया है। तो प्रस्तावना हमने यूएसए से ली है। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है एमसीक्यू में कि प्रस्तावना कौन से संविधान से प्रभावित होकर ली है। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार। भारतीयों के मूलभूत अधिकार कौन से हैं जो कि जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 मूल अधिकार हैं, ये भी हमने यूएसए से लिए हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि तीसरा जो है कि जो संविधान है वो सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान में ही सभी इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाले सभी अंगों का अच्छे से डिस्कशन किया गया, उनके कार्य बताए गए हैं, उनकी लिमिटेशंस यानी उन अंगों की सीमाएं क्या हैं, चाहे वो हमारी संसद है, चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, चाहे छोटे से छोटा स्तर पंचायतें भी हैं। हर तरह से इस लोकतंत्र को कैसे चलाना है, शासन और न्याय व्यवस्था राज्य व्यवस्था को कैसे चलाना है, ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अगर कोई भी अंग संविधान के अनुच्छेदों या धाराओं से बाहर निकल कर काम करता है तो उसके खिलाफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार से भारत का संविधान सर्वोच्च होता है। उसके ऊपर ना ही तो कोई मुख्यमंत्री है, ना ही कोई प्रधानमंत्री, ना ही उसके ऊपर कोई राष्ट्रपति है। इस प्रकार से सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान सर्वोच्च है। ये बात भी हमने जो है यूएसए के संविधान से ली है। देखिए बच्चों, आगे आने वाले तीसरे चौथे चैप्टर में आपको प्रस्तावना बहुत अच्छे से डीपली बताई गई जाएगी। मूलभूत अधिकार क्या होते हैं ये भी बहुत अच्छे से डीपली बताए जाएंगे। तो यहाँ जो अब इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में मैं पॉइंट्स डिस्कस करूँगी वो बहुत अच्छी तरह से आने वाले चैप्टर्स में बताए जाएंगे। अभी के लिए आपको जस्ट ये पॉइंट्स अपने दिमाग में ध्यान से रखने हैं कि ये पॉइंट्स हमने इसके अंदर लिखने हैं। इनको कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन इनका जो है एलोबरेशन जो है पूरी तरह से आने वाले वीडियोस में किया जाएगा। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो चौथा प्रभाव भारतीय संविधान पर देखा गया है वो है उपराष्ट्रपति का पद। जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने भारतीय जो पद है उसके जो कार्य हैं उसकी जो सीमाएं हैं कार्य करने की या वो कहाँ का अध्यक्ष बनकर काम करेगा, ये सारे जो उपराष्ट्रपति के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। जैसे कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन में बता देती हूँ कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है
वो ही जो है पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो इसी तरह से यूएसए में भी जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वहाँ के अपर हाउस के जो है अध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं। इसी तरह से भारत में भी पदेन पदेन सभापति या अध्यक्ष के तौर पर राज्यसभा के काम करते हैं हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं। तो कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा जब वाइस प्रेसिडेंट हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें डीपली आपको समझाया जाएगा कि अध्यक्ष और सभापति में क्या डिफरेंस है। आगे है जो न्यायाधीशों की जो है स्वतंत्रता और उनकी सर्वोच्चता, इसके लिए भी जो अनुच्छेद डिसाइड किए गए हैं, जो कार्य डिसाइड किए गए हैं, ताकि जो हमारी न्यायपालिका है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना कर सके। जो बड़ी पावर हैं, चाहे संसद है, चाहे प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति, किसी प्रकार का हमारी न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना हो। उनकी अपनी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए न्यायाधीशों की, उनकी अपनी एक सर्वोच्चता होनी चाहिए न्यायाधीशों की। तो ये जो चीज़ है हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और इसके लिए दो महत्वपूर्ण शब्द जो है, एक तो है जुडिशियल रिव्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण। ये जो है इसके जुडिशियल रिव्यू और उसकी हिंदी हाँ जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, ये जो दो शब्द हैं हमने वास्तव में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और लास्ट यूनिट में आपको डीपली इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि ये होते क्या हैं। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखें कि हमारे जो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनी रहे, उनकी सर्वोच्चता बने रहे। ये हमने जो पूरा प्रोसेस है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। फिर आते हैं कि आयरलैंड का जो संविधान है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके लिए फर्स्ट यूनिट में ही एक लास्ट चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये क्या होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। एक्चुअल में एक लाइन में समझा दूं आपको, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए एक निर्देश होते हैं जो वहाँ के रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए जरूरी योजनाएं चलाना, उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके अलावा आगे जब आप पार्लियामेंट संसद को पढ़ेंगे, उसमें लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ेंगे, तो जब राज्यसभा को आप पढ़ रहे होंगे आपको पता चलेगा कि राज्यसभा में 250 जो है मेंबर्स होते हैं, वो किस तरह से चुने जाते हैं। और उनमें से 238 चुने जाते हैं और जो 12 होते हैं वो नामांकित होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति उन 12 सदस्यों को चुनता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति ने सचिन तेंदुलकर को, रेखा को जो अभिनेत्री हैं, मैरी कॉम को, इनको चुना है। ये 12 जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होते हैं मेंबर्स, तो इन्हें राष्ट्रपति को चुनने का पूरा अधिकार है और वो 4 बेसिस पे इनको चुन सकता है। एक तो साहित्य में उन्होंने बहुत अच्छा किया हो, कला में बहुत अच्छा किया हो, विज्ञान में बहुत अच्छा किया और समाज सेवा में बहुत अच्छा किया हो। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनके बारे में बहुत कहा जाता है कि उनको क्यों चुना गया है, जबकि इन चारों में से साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन चारों में से किसी से भी नहीं आते। लेकिन बच्चे देखिए, खेल अपने आप में एक मनोरंजन का साधन है, पूरे देश का मनोरंजन किया है उन्होंने अपने खेल के माध्यम से, अपनी कला दिखाई है। ये एक तरह से मनोरंजन करना, एंटरटेनमेंट करना भी एक समाज सेवा है। तो इस बिहाव पे जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य नामांकित किया गया है। तो इन 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का जो प्रोसेस है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने डाला है। फिर हम बात करते हैं कनाडा के जो संविधान है उससे हमने क्या क्या लिया है। और सेकंड यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें संघीय कार्यपालिका की बात आती है, संघीय शब्द की बात आती है। तो जो हमारा फेडरल सिस्टम है, जिसे हम हिंदी में संघीय भी कहते हैं, जिसे यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसमें केंद्र और राज्यों के आपस में संबंध, केंद्र से आप एक मैं आपको मोटा सा एक नज़रिया दे देती हूँ कि जैसे मोदी गवर्नमेंट है, हमारी संसद है, हमारा राष्ट्रपति है, वो केंद्र है, वो केंद्र का हिस्सा माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाएगा, उनका सेंटर का अंग माना जाएगा। और जो राज्य, मैं बार बार बात करूँगी संघीय व्यवस्था में राज्यों का मतलब जो हमारे 28 स्टेट्स हैं फिलहाल भारत में,
उनकी जो राज्य विधान मंडलें हैं, विधान सभाएं हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्यपाल हैं, वो राज्य के अंदर आएंगी, राज्य व्यवस्था के अंदर। तो वास्तव में जो केंद्र या फिर संघ जिसे बोल देते हैं, संघ और राज्यों का जो आपसी मेल मिलाप है उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। उनके आपस में काम करने के तरीके, उनकी बैलेंसिंग जो चीज़ें हैं वो संघीय व्यवस्था होती है। तो वो किस प्रकार की है? भारतीय संघीय व्यवस्था मानी जाती है कि पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं है, जैसे अमेरिका में है। राज्यों को पूरी तरह से अधिकार दिए हैं, सेंटर को अपने अलग से अधिकार हैं, आपस में बहुत कम इंटरफेरेंस है, आपस में एक दूसरे के कामों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, बहुत कम होता है। लेकिन हम कनाडा के संविधान से इन्फ्लुएंस हुए, कनाडा की संघीय व्यवस्था को हमने बनाया है, हमने अपने संविधान में डाला है, जो कि क्या है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाती है बजाय कि राज्य सरकारों के। तो हमारी जो संघीय व्यवस्था कनाडा की तरह है, जो कि हमारे यहाँ पे भी देखने को मिलता है। हमारा संविधान बहुत सारी चीज़ों में इन्फ्लुएंस या कहीं इंक्लाइंड या एक तरफ से झुकाव रखता है केंद्र की तरफ बजाय कि राज्य सरकारों की। तो इस तरह की संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका, और आप नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें पढ़ेंगे भी कि केंद्र कैसे ज़्यादा प्रभावशाली, डोमिनेटिंग है, ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन फेडरल सिस्टम में बजाय कि राज्य सरकारों के। तो जो ये फेडरल सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। तो मैं बी का एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सेंटर इज़ मोर पावरफुल देन स्टेट्स। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं, जो राज्य सरकार हैं, चाहे हरियाणा की है, पंजाब, हिमाचल, कहीं की भी है, उत्तर प्रदेश, किसी भी स्टेट की है, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट हमने पार्ट लिया है, उसमें गलती से लिखा गया रेजिडरी पावर्स, ये ये मिसप्रिंट हो गया आई थिंक। ऑस्ट्रेलिया के जो हाँ जी ठीक है, जो सी पार्ट है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान से जो है हमें रेजिडरी पावर्स, जिसे अविशिष्ट शक्तियाँ या शेष शक्तियाँ कहते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि रेजिडरी पावर्स होती क्या हैं। अभी मैं एक्सप्लेन थोड़े में ही आपको कर देती हूँ। हमारे जो देश में जो है शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है संघीय शक्तियाँ या संघीय कार्य। ये संघीय शक्तियाँ जो होती हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जिस पे पूरी तरह से कानून बनाने का अधिकार, कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। फॉर एग्जांपल, विदेशों से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स होंगे, विदेशों से जितने भी हमारे म्यूचुअल रिलेशंस होंगे, डिप्लोमेसी होगी, इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई वॉर हो जाता है, एक दूसरी कंट्री के साथ हमारे किसी प्रकार की सीमाओं का विवाद चल रहा है, तो इन पे डिसीजन लेने का काम किसी राज्य सरकार का नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है वो शक्ति। तो इस तरह से इसे क्या कहेंगे, सेंटर की पावर, यानी कि सेंटर लिस्ट। इस सेंटर लिस्ट में राज्य जो संघीय सूची है, इसमें टोटल 100 विषय हैं जिन पर कि क्या करती है, सिर्फ केंद्र सरकार अपने कानून बना सकती है। अभी मैंने एग्जांपल दिया विदेश संबंधी और रक्षा संबंधी मामलों का। इसी प्रकार से एक राज्य सूची है। राज्य सूची के जो विषय हैं या 62 विषय हैं इसके अंदर, इनसे रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे के सारे डिसीजन जो है कानून बनाने के, डिसीजन लेने के काम राज्य सरकारें करेंगी। फॉर एग्जांपल जो है पुलिस को किस प्रकार से भर्ती होना है, कब इनकी रिक्रूटमेंट आने वाली है, इनके कोई नए कानून या अधिनियम आने वाले, इन पे पूरी तरह से फोकस डिसीजन होता है राज्य सरकारों का। तो पूरी तरह से राज्य सरकारें इनके बारे में डिसीजन लेंगे। इस तरह के 62 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का, डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। तीसरी जो पावर आती है वो तीसरी पावर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से रिलेटेड शक्तियाँ, ये जो समवर्ती सूची है इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर सकती हैं। इसमें कुल 52 विषय आते हैं। जैसे कि आपका शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र सरकार भी कोई कानून बना सकती है, अपना डिसीजन दे सकती है, और राज्य सरकार भी अपना कोई कानून बना सकती है, डिसीजन दे सकती है। लेकिन मान लो किसी भी कानून को लेकर किसी तरह का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, तो उस विवाद के समय जो केंद्र सरकार का कानून बना है विषय पर, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको आगे रखा जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो अगर समवर्ती सूची में किसी एक ही विषय पर किसी प्रकार का अलगाव हो जाता है राज्य और केंद्र सरकार में, तो उस समय पे केंद्र सरकार का जो विषय है, केंद्र सरकार का जो कानून है, डिसीजन है, वो हायर माना जाएगा, ऊंचा माना जाएगा या मान्य होगा।
अब इन तीनों सूचियों के अलावा जो कानून, जो विषय बच गए हैं, वो रेजिड्यूरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। ये अवशिष्ट शक्तियाँ होती है जो कि हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर हमने लिया है। तो एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ या फेडरल सिस्टम किस संविधान से इन्फ्लुएंस होकर लिया है, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बच्चे अभी स्टे ट्यून्ड रहे, आपका चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, कल जल्द ही पार्ट 3 भी आएगा, तो आप उसे देखकर अपने नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू।